नमस्कार, कैसे हैं आप सब? एक बार फिर आपके बीच आज मैं लिक्विडेशन ऑफ ए कंपनी का सेकंड पार्ट लेकर आया हूं, जिसमें हम केवल लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जो बनाते हैं उसको मैंने एक्सप्लेन किया है कि क्या-क्या आइटम किस प्रकार से कैसे लेते हैं और क्या-क्या हमको प्रिकॉशंस इसमें ध्यान रखना है। तो आइए हम देखते हैं लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट का फॉर्मेट एक्सप्लेनेशन। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? एक बार फिर मैं प्रिंस मिश्रा आज आपके बीच उपस्थित हूं। आज हम देखेंगे लिक्विडेशन का सेकंड पार्ट। न्यूमेरिकल पोर्शन देखते हैं। लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी क्या होता है? लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी मतलब एक कंपनी जब समाप्त हो जाती है तो उससे संबंधित जो प्रक्रियाएं की जाती हैं उसे हम लिक्विडेशन ऑफ कंपनी में देखेंगे। जब एक कंपनी समाप्त हो जाती है तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य यहाँ पर होता है कि संपत्तियों से राशियां प्राप्त की जाएं और दायित्वों का भुगतान किया जाए। क्योंकि कंपनी का स्वरूप बहुत ही बड़ा होता है और ऐसे में यदि कंपनी के कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या कुछ मेंबर्स को ये जिम्मेदारी दे दी जाए तो हो सकता है कि जो बाकी मेंबर्स हों वो किसी भी प्रकार का एलिगेशन लगा सकते हैं कि चीज़ों को कम मूल्य में बेचा गया या दायित्वों की पेमेंट ज़्यादा कर दी गई। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए एक ऐसे बंदे का अपॉइंट किया जाता है जिसका कंपनी से कोई लेना देना नहीं होता है और जिसका काम होता है कि वो एसेट से रियलाइज करे एक डिसाइडेड सीक्वेंस में, जो अभी मैं आपको प्रश्न के माध्यम से बताऊंगा, और उसी प्रकार से वो लायबिलिटीज का पेमेंट करे जो उसमें प्रिस्क्राइब्ड सीक्वेंस है। तो प्रिस्क्राइब्ड सीक्वेंस के अनुसार यहां पर जो निस्तारक होता है उसे ही हम लिक्विडेटर या निस्तारक के रूप में जानते हैं। एक निस्तारक इस कार्य के लिए निर्धारित पारिश्रमिक पाता है। वह भी जब हम प्रश्न हल करेंगे तो हमको सरलता से समझ में आ जाएगा। मुख्यतः एक निस्तारक या लिक्विडेटर्स 4 सोर्सेज से वो रिसीव करता है, पैसा कलेक्ट करता है और उसके बाद उसको सिस्टमेटिक जिस सीक्वेंस तक पैसा अवेलेबल है वो उसको पे ऑफ करता है और बचे हुए पैसे को वो फाइनली इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे देता है। तो सबसे पहला जो इसमें अकाउंट बनता है वो होता है लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। सबसे पहले इसमें जो रिसीव किया जाता है वो होता है सेल ऑफ एसेट्स या अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स, फर्स्ट कॉलम। सेकेंड होता है कैश, जो बैलेंस शीट में ऑलरेडी दिया रहता है, कैश एंड बैंक। तीसरा होता है सरप्लस। सरप्लस वह कॉलम होता है, इसमें अमाउंट तभी आएगा जब क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हो कि सर्टेन एसेट्स को किसी लायबिलिटीज के लिए फुली सिक्योर्ड के रूप में दिया गया है और क्वेश्चन में क्लियर हो रहा हो कि उससे हमें एक्स्ट्रा अमाउंट मिला है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में दिया है एक लोन 10,000 रुपए का था जिसके लिए मशीनरी को सिक्योरिटी के रूप में रखा गया है जिससे 12,000 रुपीज रियलाइज किया गया। तो हम देख रहे हैं कि 10,000 और 12,000 में 2,000 रुपये हमने जो एक्स्ट्रा रियलाइज किया है वह सरप्लस के रूप में इस कॉलम में अपीयर होगा। चौथा होता है अनपेड कॉल। कंपनी जब प्रारंभ होती है तो शेयर्स के माध्यम से वो जनता से पैसा प्राप्त अपनी जरूरत के हिसाब से करते जाती है। अनपेड कॉल से तात्पर्य ऐसे राशि से है जो कंपनी के द्वारा अभी तक अंशधारियों से नहीं मांगा गया है। इस खाने में राशि तभी आएगी जब उस राशि को कंपनी के द्वारा मांगा जाएगा। उदाहरण के लिए प्रश्न में दिया है कि 10,000 इक्विटी शेयर होल्डर्स थे जिनमें 7 रुपये मांगा गया था। नीचे समायोजन में लिखा है कि बचे हुए 3 रुपया का मांग अंशधारियों से किया गया।
एक अंशधारी जिसके पास 100 अंश थे उसने अपने 3 रुपए की राशि का भुगतान नहीं किया, तो 10,000 इंटू 3 30,000 रुपया प्राप्त होना है, माइनस 3,000 माइनस करके 27,000 रुपया अनपेड कॉल के कॉलम में हम लिख देंगे। यह रहा प्राप्ति पक्ष। अब भुगतान पक्ष में सबसे पहले जो लिखा जाता है वो होता है लीगल एक्सपेंस, जो हमें पेमेंट गवर्नमेंट को करना होता है, जो हमें, तो पेमेंट साइड का मैं बता रहा था, सबसे पहले हम लीगल एक्सपेंस का पेमेंट करते हैं। दूसरा होता है लिक्विडेटर्स रेम्युनरेशन, यह प्रश्न में हमको दिया रहता है उसके अकॉर्डिंग। तीसरा लिक्विडेशन एक्सपेंस, यह भी हमको क्वेश्चन में दिया रहता है। चौथा जो पहला एक्सटर्नल लायबिलिटीज होता है वो डिबेंचर्स के रूप में पेमेंट किया जाता है। यदि क्वेश्चन में इंटरेस्ट पे करना है बोलेगा तो हम वो भी करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट होता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हम उन क्रेडिटर्स को कहते हैं जिनको प्रायोरिटी होती है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के ऊपर। बेसिकली प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में जो भी चीज़ें टैक्स या जो भी चीज़ें गवर्नमेंट को पे की जानी है उनको हम इसमें लेते हैं। सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज भी इसमें कंसीडर किया जाता है। अगला क्रम पैसे बचे होने पर जो भुगतान किया जाता है वो होता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स असुरक्षित लेनदार को भी हमको प्रश्न में राशि दी रहती है, हम उसका पेमेंट कर देते हैं। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड का पेमेंट किया जाता है। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड का भी पेमेंट या किसी भी मत का भुगतान प्रश्न में दिए होने पर ही किया जाएगा। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को पेमेंट किया जाता है और लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट किया जाता है। इस प्रकार से 9वें क्रम में इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट किया जाता है, इक्विटी शेयर कैपिटल जिन्हों जो होल्ड करते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि हमारा पैसा चौथे क्रम में ही खत्म हो जाता है तो आगे का पेमेंट नहीं होगा, प्रश्न वहीं समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक निस्तारक का अंतिम खाता विवरण पत्र बनता है। अब हम इसे एक प्रश्न। थैंक यू प्लीज।